हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट लाए हैं वो जीआईसी प्रवक्ता सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं जीआईसी से रिलेटेड, तो आप उसे देख लीजिएगा। और इसमें जो हम प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन आंसर्स लाते हैं वो पिछली परीक्षाओं में जो भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस उनके आधार पे ही लाते हैं। तो अगर आप इसे देख लेते हैं हमारे सारे वीडियोस तो काफ़ी कुछ आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसका कथन है कि जब कोई वर्ग दृष्टा सहित वंशानुगत हो जाता है तो हम उसे जाति कह सकते हैं? ये किसने कहा था? ऑप्शन ए एन.के. दत्त, ऑप्शन बी जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी सी.एच. कुले या ऑप्शन डी एस.एच. रिजले। तो बताइए ये किसने कहा है कि जब कोई वर्ग कई मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहे या दृष्टा के साथ हो जाता है तो वो वंशानुगत हो जाएगा, मतलब वंश के अनुसार चलने लगेगा और बाद में वो जाति का रूप ले लेगा। ये परिभाषा किसने दी है जाति के विषय पे? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सी.एच. कुले। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा सी.एच. कुले। तो सी.एच. कुले ने कहा था कि एक वर्ग जो होता है जब कई सालों तक के चलता रहेगा तो वही आगे चल के किस में परिवर्तित हो जाएगा? जाति में परिवर्तित हो जाएगा। ये जाति के विषय में सी.एच. कुले ने बोला था। आइए अब देखते हैं एन.के. दत्त, जी.एस. घुरिये और रिजले ने जाति के संबंध में क्या विचार दिए हैं। ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया में इन्होंने जाति के संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। ठीक है, इन्होंने जो जाति के संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक पहलुओं का प्रकाश किस पुस्तक में डाला है? ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया में डाला है। और इसके आधार पर इन्होंने जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। जाति की 6 विशेषताएं हम बता दे रहे हैं। देखिए, इन्होंने पहली जो जाति की विशेषता बताई थी ये बताया था कि जाति जो जन्मजात होती है। ये तो आप लोग भी जानते हैं, हम अभी भी यही चल रहा है कि जिस कुल में जिस जाति में बच्चा जन्म लेता है वो उसी जाति का कहलाता है। तो इन्होंने भी अपनी पुस्तक में ये लिखा था कि जाति जन्मजात होती है। दूसरा उन्होंने बोला जाति में खान पान संबंधी नियम होते हैं, मतलब किसके घर का पानी पी सकते हैं, किसके घर का नहीं पी सकते, ये सब चीज़ें भी इन्होंने बताया था कि जाति की विशेषता में बताया था। तीसरा इन्होंने बताया था कि हर एक जाति का अपना खुद का एक निश्चित व्यवसाय होता है, जो कि पहले होता भी था कि हर एक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था। ठीक है, चौथा इन्होंने अंतःविवाही बताया था। पांचवा इन्होंने बताया था जाति के आधार पर ही ऊंच नीच या छुआछूत के नियम लागू होते हैं। और छठी उन्होंने विशेषता बताई थी कि संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। तो जो छठी इनकी विशेषता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया था कि संपूर्ण जाति जो व्यवस्था है वो ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। ठीक है, तो इन्होंने ये 6 विशेषताएं जाति पर बताई थी। और किस पुस्तक में? ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। इसके अलावा जानते हैं कि जी.एस. घुरिये ने, तो जी.एस. घुरिये ने इनकी भी पुस्तक जो जाति के ऊपर इन्होंने लिखी थी, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। ठीक है, एन.के. दत्त ने कौन सी लिखी थी? ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। और जी.एस. घुरिये की पुस्तक कौन सी है? कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। इसमें भी इन्होंने संरचनात्मक और संस्थात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जाति की इन्होंने भी 6 विशेषताएं बताई थी। ठीक है, और इनकी 6 विशेषताएं अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप लिख लीजिए। एक इन्होंने बताया था कि समाज का खंडात्मक विभाजन जो होता है वो जाति के आधार पे होता है। ठीक, दूसरा इन्होंने बताया था कि भोजन और सहवास संबंधी नियम, मतलब खान पान, जो उन्होंने उधर खान पान संबंधी नियम बताया, इन्होंने इसको लिखा है भोजन तथा सहवास संबंधी नियम। और तीसरा इन्होंने बताया था नागरिक धार्मिक निर्योग्यता और विशेषाधिकार की जाति के साथ ही कुछ नागरिक धार्मिक ये सब विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। चौथा बताया था व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध होता है, मतलब एक जाति का जिस जाति में जन्म लिया वो उसी जाति के व्यवसाय को कर सकता है, अन्य किसी जाति के व्यवसाय को नहीं कर सकता, ये बात कही थी। विवाह संबंधी प्रतिबंध और अंतःविवाही, ये सब भी इन्होंने विशेषताएं अपनी पुस्तक में बताई थी जाति के संबंध में। और उसके अलावा अगर बात करें कि रिजले ने क्या बोला है, तो रिजले ने जाति
परिवारों या परिवारों का समूह का संकलन बोला है। ठीक है, तो इन्होंने जाति की जो परिभाषा दी इसमें बताया है कि परिवार या परिवारों का जो संकलन होता है वही जाति कहलाता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता से अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रिजले ने बोला कि जब परिवार या परिवार समूह जब एक साथ रहने लगते हैं तो उनका एक सामान्य नाम पड़ गया और जो कोई पूर्वज के नाम पे या कोई देवता के नाम पे रख दिया गया और वही आगे चल करके अब जाति का रूप ले लिया है। ये रिजले का मानना था जाति के संबंध में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नांकित में से किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? ऑप्शन ए आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन बी डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन सी माजुमदार एवं मदान या ऑप्शन डी ए.आर. देसाई। तो यहाँ पे आंसर होगा ये, अगर हम डाल चुके हैं वीडियोस, अगर उनको देखा है आपने, पिछले वीडियोस को देखा है तो इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी माजुमदार एवं मदान। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जाति जो है एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया था। आइए अब जैसे समझ लेते हैं कि जाति के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए थे। ठीक है, ये पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है और इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जाति के उत्पत्ति के संबंध में जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे पहला सिद्धांत दिया गया परंपरागत सिद्धांत, इसे किसने दिया? माजुमदार ने दिया। ठीक है, और परंपरागत सिद्धांत क्या होता है इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। पर इसमें बात की गई कि जाति के बारे में या जाति शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल मतलब पुरुष सूक्त में मिलता है और इसके अनुसार क्या होता था कि जाति की जो उत्पत्ति मानी गई थी वो ब्रह्मा के शरीर से मानी गई थी। तो परंपरागत सिद्धांत के जिसकी प्रतिपादक माजुमदार हैं, इन्होंने बताया था कि जाति की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा के शरीर से हुई है। दूसरा अगर सिद्धांत जो लिखा है इसमें राजनीतिक सिद्धांत, ये दूसरा सिद्धांत है राजनैतिक सिद्धांत, जिसकी जो प्रतिपादक है वो अबे डुबाए हैं तथा इसके समर्थक अगर बात की जाए, ठीक है, राजनैतिक सिद्धांत के तो घुरिये और एबर्टसन। ठीक, ये दो इसके समर्थक थे। राजनैतिक सिद्धांत के प्रतिपादक अबे डुबाए ने दिया और इसके समर्थक घुरिये और एबर्टसन थे। और इस सिद्धांत के अनुसार जो जाति प्रथा है वो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई एक चतुर राजनीतिक योजना है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत मतलब राजनीति से संबंधित समझ लीजिए। तो इसमें जो भी प्रतिपादक या जो भी इसके समर्थक थे उनका मानना था कि जाति जो होती है वो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई एक राजनीतिक योजना होती है जिससे ब्राह्मण जो है सभी लोगों पे अपना राज कर सकें। और तीसरी जो सिद्धांत है इसमें लिखा है, देखिए, धार्मिक सिद्धांत, जिसे होकार्ट एवं सोवार्ट ने दिया। ठीक है, तो धार्मिक सिद्धांत को किसने दिया? होकार्ट एवं सोवार्ट ने दिया। और इन्होंने कहा कि जात की उत्पत्ति भोग के कारण हुई है। ठीक है, तो धार्मिक सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, होकार्ट ने और सोवार्ट ने, कि जाति की जो उत्पत्ति हुई है वो भोग के कारण हुई है। व्यवसायिक सिद्धांत दिया तो इन्होंने बताया कि केवल व्यवसाय ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इन्होंने बताया जब इन्होंने जाति पर अध्ययन किया तो देखा कि हर एक जाति का अपना अपना व्यवसाय होता है। तो इन्होंने इसी आधार पर व्यवसायिक सिद्धांत रख दिया कि जाति जो जिस काम को करता था वो उस जाति का होता था। तो इन्होंने जो जाति की उत्पत्ति है वो व्यवसायिक सिद्धांत को माना है। ठीक है, नेस्फील्ड ने। और टोटम का सिद्धांत, देखिए, टोटम का सिद्धांत किसने दिया? गिलबर्ट ने दिया। और अगर बात की जाए टोटम की अवधारणा किसने दी तो वो इमाइल दुर्खिम ने दी है। ठीक है, और टोटम का सिद्धांत जो कि जाति की उत्पत्ति से संबंधित है वो गिलबर्ट या राइस में से कोई एक को आप चूज कीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी सामाजिक अध्ययन में कौन सा एक आवश्यक है? ऑप्शन ए दिन प्रतिदिन भ्रमण, ऑप्शन बी अध्ययन क्षेत्र और निदर्शन, ऑप्शन सी वाटिका और बगीचे या ऑप्शन डी नदी क्षेत्रों का दौरा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी अध्ययन क्षेत्र और निदर्श। तो मतलब देखिए, सामाजिक अध्ययन मतलब किसी समाज का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या, जिस भी समाज का अध्ययन करेंगे उसका क्षेत्र आएगा और उसका निदर्शन आएगा कि किस आधार पे हम कर रहे हैं और किस क्षेत्र में हम कर रहे हैं। तो एक आवश्यक है क्या सामाजिक अध्ययन के लिए, तो अध्ययन क्षेत्र और निदर्श आवश्यक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नांकित में से कौन विनिमय सिद्धांत से संबंध हैं? ऑप्शन ए जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन बी जॉर्ज एच मीड,
ऑप्शन सी जॉर्ज होम्स या ऑप्शन डी जॉर्ज लुंडबर्ग। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्ज होम्स। तो विनिमय सिद्धांत से कौन संबंधित है? जॉर्ज होम्स संबंधित हैं। आइए अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं विनिमय सिद्धांत के बारे में जो जॉर्ज होम्स ने दिया। देखिए विनिमय सिद्धांत, तो सामाजिक विनिमय सिद्धांत जो है इसका सिद्धांत जो है दो समाजशास्त्रियों ने प्रमुख रूप से दिया था, एक जॉर्ज कास्पर होम्स और एक पीटर ब्लाउ। इन दो लोगों ने सामाजिक विनिमय सिद्धांत को दिया। होम्स ने जिस विनिमय सिद्धांत को रखा उसकी बुनियाद क्या था? मनोवैज्ञानिक प्रस्ताव था, और इस प्रस्ताव की प्रकृति क्या थी? निगनात्मक थी। ठीक है, तो ये जो विनिमय सिद्धांत है इसकी प्रकृति कैसी है? निगनात्मक है। और ये किसने दिया था? तो जॉर्ज कास्पर होम्स और पीटर ब्लाउ ने दिया था। तथा विनिमय सिद्धांत का जो हमने दिया था ये किस पुस्तक में दिया था? तो होम्स की पुस्तक थी द ह्यूमन ग्रुप में इन्होंने अपने सिद्धांत की रूपरेखा को रखा था। तो विनिमय सिद्धांत होम्स की किस पुस्तक में रखा गया है? तो द ह्यूमन ग्रुप में उन्होंने अपने विनिमय सिद्धांत को रखा था जो निगनात्मक तर्क पर आधारित था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? ऑप्शन ए अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी टी पार्सन्स या ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप विधि को विकसित किया है। तो देखिए आदर्श प्रारूप विधि क्या होती है? तो मैक्स वेबर ने ये बताया था कि जब हम किसी चीज़ों का जैसे किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो संपूर्ण अध्ययन में से किसी एक घटना को लेकर के कोई एक ऐसी घटना ले जो संपूर्ण चीज़ों का अनुसरण करती हो, कि हम उस घटना को अगर अवलोकन कर ले अच्छे से तो हमें पूरी घटना के बारे में पता चल जाए। तो ये इसको इन्होंने आइडियल टाइप या आदर्श प्रारूप में रखा था मैक्स वेबर ने। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसको पढ़ भी देती हूँ कि आदर्श प्रारूप का तात्पर्य है कुछ वास्तविक तथ्यों के तर्कसंगत आधार पर यथार्थ अवधारणाओं का निर्माण करना, अतः किसी घटना, वस्तु या वर्ग विशेष की समस्त आवश्यक विशेषताओं का संपूर्ण या लगभग संपूर्ण रूप से चित्रित करने की विधि आदर्श प्रारूप के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आदर्श प्रारूप के नाम से जानी जाती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है किसी घटना, वस्तु या वर्ग विशेष की समस्त जो भी विशेषताएं होती हैं वो लगभग संपूर्ण रूप से चित्रित करने की विधि जो होगी वो आदर्श प्रारूप के नाम से जानी जाएगी। तो आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप मतलब होता कोई एक ऐसी घटना को लेना जो संपूर्ण चीज़ों को चित्रित करे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज में किया है? ऑप्शन ए अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन बी एच मिलर, ऑप्शन सी समनर या ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी एच मिलर। तो सामाजिक समूह का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज रूप में किसने किया है? एच मिलर ने किया है। आइए अब जानते हैं कि सामाजिक समूह के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो वर्गीकरण दिया है, मैं आपको सामाजिक समूह समझा देती हूँ। देखिए सामाजिक समूह क्या होगा? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जब वो अंतर क्रिया करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि मतलब केवल सामाजिक समूह का मतलब ये नहीं होगा केवल 2-3 व्यक्ति एक समूह में शामिल है वो सामाजिक समूह है। सामाजिक समूह का होने के लिए एक दूसरे से अंतर क्रिया करना भी लोगों का जरूरी है, तो उसे ही सामाजिक समूह कहेंगे। और देखिए यहाँ समूह का वर्गीकरण हमने दिया हुआ है, इसे पढ़ लीजिए। जैसे मैकाइवर एंड पेज ने सदस्यों की संख्या के आधार पर समूहों को 3 भाग में बांटा है। ठीक है, तो मैकाइवर एंड पेज ने अगर समूहों का वर्गीकरण किया है तो किस आधार पे किया है? सदस्यों की संख्या के आधार पे दिया है। और इसमें इन्होंने पहला डाला है क्षेत्रीय या प्रादेशिक इकाई वाला समूह। ठीक है, तो ये जो समूह है क्षेत्रीय समूह या प्रादेशिक इकाई वाला समूह, यह वह समूह है जिसके निश्चित क्षेत्र में समूह के सारे सदस्य अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। क्षेत्रीय या प्रादेशिक इकाई वाला जो समूह होगा इसमें वे लोग आएंगे जो एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे गांव, समुदाय, राष्ट्र, नगर, ये सब जो लोग आएंगे वो क्षेत्रीय प्रादेशिक इकाई के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, दूसरा है हितों के प्रति चेतन समूह जिसका निश्चित संगठन नहीं होता है। तो इसमें इन्होंने रखा है वर्ग, जाति, प्रजाति और धर्म, भाषा आदि जो होगा। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि हितों के प्रति चेतन समूह, लेकिन इनका निश्चित मतलब देखिए
किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, इनका हित के प्रति चेतन समूह है, मतलब अपने हितों के प्रति तो चेतन है, लेकिन इनका कोई निश्चित संगठन नहीं है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने वर्ग, जाति, प्रजाति, इन सब चीज़ों को रखा। और तीसरा जो इन्होंने समूह का वर्गीकरण का बताया मैकआवर्नी पेज ने, तो हितों के प्रति चेतन समूह जिसका एक निश्चित संगठन होता है। एक में बताया निश्चित संगठन नहीं आता है, इसके अंतर्गत आपका वर्ग, जाति, प्रजाति आ जाएगा। और दूसरा इन्होंने बताया चेतन समूह होता है और एक निश्चित संगठन होता है, तो इसके अंतर्गत वे संगठन आएंगे जो सचेत और संगठित होंगे और जिनकी सदस्यों की जो संख्या होगी वो सीमित होगी और अपने उद्देश्यों के प्रति वो जागरूक होंगे। तो इसके अंतर्गत वे सारे संगठन आएंगे। उसके अलावा बात करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गिलिन एंड गिलिन ने भी जो समूह का वर्गीकरण किया उसको भी पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने समूह के 6 भागों में बांटा है। एक रक्त संबंधी समूह, ठीक है, इन्होंने रक्त संबंधी एक समूह बताया है, इसमें इन्होंने परिवार और जाति को रखा है। दूसरा इन्होंने बताया है शारीरिक विषमताओं पर आधारित समूह, तो इसके अंतर्गत इन्होंने समान लिंग, समान आयु और समान प्रजाति के लोगों को बताया है। तीसरा इन्होंने बताया क्षेत्रीय समूह, इसके अंतर्गत इन्होंने राज्य को, राष्ट्र को रखा है। और चौथा अस्थायी समूह बताया, तो इसके अंतर्गत भीड़ और श्रोता समूह को रखा गया। अस्थायी समूह मतलब भीड़ या श्रोता समूह जो केवल कुछ समय के लिए ही समूह को में एकत्रित होते हैं। और पांचवा इन्होंने स्थायी समूह बताया है जिसमें गांव, कस्बा और खानाबदोश लोग जो होते हैं वो स्थायी समूह के अंतर्गत रखा है इन्होंने। और छठा बताया है इन्होंने कि सांस्कृतिक समूह, तो सांस्कृतिक समूह में आर्थिक समूह आ जाएंगे, धार्मिक आ जाएंगे, शिक्षा संबंधी, तो ये सब जो समूह है ये सब सांस्कृतिक समूह के अंतर्गत आएंगे। तो ये गिलिन एंड गिलिन ने 6 प्रकार से समूह को बांटा था, सामाजिक समूह को। उसके अलावा सामाजिक समूह का वर्गीकरण जॉर्ज हर्सन ने जो किया है वो उन्होंने संपर्क के आधार पे किया है, ठीक है। तो जॉर्ज हर्सन ने समूह का वर्गीकरण संपर्क के आधार पे किया है। इसमें इन्होंने बताया पहला असामाजिक समूह, सामाजिक समूह में इन्होंने संपर्क के आधार पे बांटा है ना समूह को। तो असामाजिक समूह के अंतर्गत वो लोग आएंगे जो समाज में तो रहते हैं लेकिन ना तो समाज पे सकारात्मक कोई रूप से जुड़े होते हैं, कार्य करते हैं, ना नकारात्मक कार्य करते हैं। जैसे कि इस समूह के अंतर्गत किसे रखेंगे, साधु समाज जो होगा, तो वो क्या होता है, वो समाज में रहते हैं, जीवित रहते हैं, लेकिन ना कोई सकारात्मक और ना नकारात्मक कार्य को करते हैं। तो इसके अंतर्गत जॉर्ज हर्सन ने साधु समाज को रखा है। दूसरा इन्होंने बताया है समाज विरोधी समूह, तो समाज विरोधी जो समाज के विरोध में कार्य करते हो, जैसे चोर, डाकू, लुटेरे, ये सब क्या होंगे, समाज विरोधी समूह के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा समाज पक्षी समूह, तो समाज पक्षी समूह के अंतर्गत वे लोग आएंगे जो समाज के हित में कार्य करते होंगे। और चौथा बताया आभासी सामाजिक समूह, तो देखिए आभासी सामाजिक समूह में वो लोग आएंगे जो केवल अपने लिए सोचते होंगे, ना कि समाज के लिए सोचते होंगे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन एक भारतीय व्यवस्था के अध्ययन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए आर.के. मार्टन, ऑप्शन बी पी.एन. प्रभु, ऑप्शन सी आई.पी. देसाई या ऑप्शन डी जी.एस. घुरिये। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए आर.के. मार्टन। तो भारतीय व्यवस्था के अध्ययन के अंतर्गत पूछा गया था प्रत्यक्ष रूप से कौन संबंधित नहीं है, तो आर.के. मार्टन संबंधित नहीं है, क्योंकि आर.के. मार्टन जो है वो अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, ठीक है। आर.के. मार्टन कहाँ है, अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, जबकि पी.एन. प्रभु, आई.पी. देसाई, जी.एस. घुरिये भारतीय समाजशास्त्री हैं और आर.के. मार्टन अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे कि आर.के. मार्टन के बारे में ये हम आपको बता ही चुके हैं कि आर.के. मार्टन का जो एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक पिता माना जाता है, ठीक है। तो आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक पिता किसे माना जाता है, तो आर.के. मार्टन को माना जाता है। और इनका जन्म 4 जुलाई 1910 को यूएसए में हुआ और मृत्यु इनकी 23 फरवरी सन 2003 को भी यूएसए में ही हुई, ठीक है। तो इनका जन्म 4 जुलाई 1910 और इनकी मृत्यु 23 फरवरी सन 2003 में हुई। और अगर इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय और टेम्पल यूनिवर्सिटी से ये संबंधित है, यहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उसके अलावा जो आर.के. मार्टन ने है कुछ चीज़ों के लिए जाने जाते हैं जो बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम पेपर्स में, जैसे दूसरे की विशिष्ट अवधारणा से कौन संबंधित है, ये पूछा जाए तो आर.के. मार्टन।
प्रकार्यात्मक विश्लेषण के आधार पर तत्व, अंतर्निहित प्रकार्य, बाह्य प्रकार्य। ठीक है, जैसे प्रकार्यात्मक विश्लेषण के आधार पर तत्व, ये पूछा जाए कि कौन संबंधित है, आर के मर्टन। अंतर्निहित प्रकार्य और बाह्यगत प्रकार्य से कौन संबंधित है, तो आर के मर्टन। व्यक्तित्व से अधिकारी तंत्र का संबंधित, तो आर के मर्टन। संरचनात्मक प्रयोगवादी की अवधारणा, आर के मर्टन। ठीक है, और उसके अलावा मध्यपरास सिद्धांत भी आर के मर्टन, वैदिकीय सिद्धांत भी आर के मर्टन। उसके अलावा इसे दुर्खिम ने भी समझाया है। ठीक है, और मानदंडहीनता का सिद्धांत किसने दिया, आर के मर्टन। विपथगामी का सिद्धांत, काल्पनिक संदर्भ समूह, प्रकार्यात्मक विकल्प, प्रकार्यात्मक समतुल्य, प्रकार्यात्मक अनुकल्प या विपदाओं का समाश्रय, विधिवाद की अवधारणा, ये सब किसने दिया, आर के मर्टन ने दिया। तो इन्हें आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा और 2-3 बार इसे पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। और ये बस एक ही लाइन में क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि पूछ लिया गया प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दिया, तो आर के मर्टन ने दिया। तो इसके बारे में इसीलिए ज़्यादा कुछ समझाया नहीं है, केवल इन्हें बस 1-2 बार पढ़ लीजिएगा आप। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उसके अलावा फेसबुक पेज से भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम समाजशास्त्र से रिलेटेड डेली का डेली क्वेश्चंस डालते हैं। आप उसमें आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसके बाद उसमें आंसर भी बताया जाता है। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, कोई भी आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर बाद में अगर आपका सही होता है या गलत होता है तो उस आधार पर आपको वो क्वेश्चन और आंसर याद हो जाएगा। तो आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8, किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है। ऑप्शन ए रॉबर्ट बी रिस्टीड, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी ई बोगार्डस या ऑप्शन डी GS घुरिये। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खिम ने शून्यता की दशाओं, आदर्श शून्यता की दशाओं, जिसे विसंगति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे इमाइल दुर्खिम ने दिया था। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए प्रयोग, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी अंतःक्रिया या ऑप्शन डी खोज। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी अंतःक्रिया। तो देखिए अभी हमने आपको ऊपर समझाया भी था कि कोई भी सामाजिक समूह तभी सामाजिक समूह कहलाएगा जब उसमें जो भी सदस्य हैं वो आपस में अंतःक्रिया करेंगे। ठीक है, बिना अंतःक्रिया के वो सामाजिक समूह नहीं कहलाएगा। जैसे आप एक किसी समूह में हैं लेकिन आप किसी से कोई चीज़ बात नहीं कर रहे हैं, या 4-5 लोग एक जगह इकट्ठा हैं और बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो वो सामाजिक समूह नहीं होगा। सामाजिक समूह तभी होगा जब आप किसी उद्देश्य से किसी आपस में अंतःक्रिया करेंगे, तो उसे ही सामाजिक समूह माना जाएगा। ठीक है, आइए सामाजिक समूह की कुछ अन्य विशेषताओं या आवश्यक तत्व के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संग्रह। आर्गबन एवं निम्काफ ने सामाजिक समूह के बारे में क्या कहा है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का अगर संग्रह है तो उसे सामाजिक समूह कहेंगे। ये किसके अनुसार है, आर्गबन एवं निम्काफ के अनुसार है। और दूसरा शापिर के अनुसार ये कहा गया है कि एक जैसी रुचि, स्वार्थ या उद्देश्य वाले लोग जब किसी एक समूह में होते हैं तो उसे सामाजिक समूह कहा जाएगा। और गिलिन एवं गिलिन ने क्या कहा है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संपर्क वाले जो लोग होंगे एक साथ, उसे सामाजिक समूह कहा जाएगा। उसके अलावा जैसे यहाँ पे फिचर ने बोला है एक जैसी आदर्श, नियम एवं मूल्य वाले जब लोग पास में होते हैं तो उसे ही भाषा के रूप में दिया है फिचर ने। और सामाजिक समूह के बारे में मैकावरे एवं पेज ने बोला है पारस्परिक एवं जागरूकता। पारस्परिकता होनी चाहिए सामाजिक समूह में और जागरूकता होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर फिचर ने, देखिए अभी बोला था फिचर ने ऊपर क्या बोला है कि एक जैसा आदर्श, नियम एवं मूल्य होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और बताया कि एक निश्चित ढांचा की संरचना होनी चाहिए, वो सामाजिक समूह कहलाएगा। तो इस आधार पे आप सामाजिक समूह से क्या समझते हैं कि सामाजिक समूह वह होता है जिसमें एक निश्चित उद्देश्य, अंतःक्रिया एवं संचार का होना अति आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो उसे ही सामाजिक समूह कहेंगे। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नांकित में से किसने कोर्स दी पॉजिटिव फिलॉसफी शीर्षक से पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी अगस्त काम्टे, ऑप्शन सी सेंट साइमन या ऑप्शन डी जॉर्ज सिमेल। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, अगस्त काम्टे ने पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक लिखी है।
आइए इनकी अन्य पुस्तकों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए अगस्त कामटे की जो पुस्तक है, एक तो पॉजिटिव फिलॉसफी ऊपर बताया है और पॉजिटिव पॉलिटी भी इन्हीं की है। कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी पुस्तक भी अगस्त कामटे की है। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारे द्वारा लाइव वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।